चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ये रियल लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, पहले ये देखिए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा ऑडिट करेगा जिसमें ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट चेक करता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करने के बाद साल के लास्ट में अपने क्लाइंट का ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट चेक करता है। इस ट्रेडिंग अकाउंट में 2 ओपनिंग स्टॉक दिखा था कभी आप लोगों को 11-12 पे ओपनिंग स्टॉक, और फिर यहाँ पे क्या दिखता है सीए को क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट में भी दिखता है ना बेटा, बैलेंस शीट में भी दिखता है ना स्टॉक। यही चैप्टर है आपका ये स्टॉक। बेटा ओपनिंग स्टॉक तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है, ओपनिंग स्टॉक पे ध्यान नहीं देंगे। ये क्लोजिंग स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अगर क्लोजिंग स्टॉक रॉन्ग हो गया, अगर ये क्लोजिंग स्टॉक 10,000 था, गलती से आपके क्लाइंट ने 12,000 लिख दिया, 10,000 के जगह 12,000 लिख दिया, बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक 10,000 था, 12,000 लिख दिया, तब तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देगा, करेक्ट रिजल्ट नहीं देगा, सब रॉन्ग हो जाएगा। बिजनेस का ट्रेडिंग पीएल भी रॉन्ग, बिजनेस का बैलेंस शीट भी रॉन्ग। एक सीए को करना ही तो यही पड़ता है कि क्लाइंट अपने ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना देता है, आप जाकर चेक करते हो, ऑडिट करते हो कि ये ट्रेडिंग पीएल सही है कि नहीं, एक एक आइटम सही है कि नहीं। एक भी आइटम ट्रेडिंग पीएल का गलती हुआ तो बिजनेस का नेट प्रॉफिट गलत, रिजल्ट गलत, और क्लोजिंग स्टॉक गलती हुआ तो बैलेंस शीट में दिखाते, बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन दिखता है, पोजीशन ये रॉन्ग, ट्रेडिंग पीएल से बिजनेस का रिजल्ट दिखता है, ये रॉन्ग। तो इस चैप्टर में सीए को सिखाया जाएगा ये इन्वेंट्री, ये क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, क्या क्या आइटम्स इस क्लोजिंग स्टॉक में आना चाहिए। बिकॉज जो नॉर्मल अकाउंटेंट, बीकॉम अकाउंटेंट, नॉन सीए अकाउंटेंट, उन्हें पता ही नहीं रहता है क्लोजिंग स्टॉक में क्या क्या आता है। 1-2 आइटम ही पता रहता है क्योंकि उन्हें पढ़े नहीं ना फाउंडेशन। जब पढ़ने का टाइम आ रहा था क्या पढ़ेंगे, बीकॉम करेंगे, ऐश करेंगे, बस उसी में रह गए। आप जैसे मेहनत करने नहीं आए। सोचो कितना 40-50 हजार स्टूडेंट है, शायद 20,000 स्टूडेंट है गुवाहाटी में, असम में, जिन्होंने क्लास 12 दिया, उसमें से कितने कम लोग, 200-300-400 लोग ही सीए करते, वही जानते हैं ये सब क्या होता है। तो एक जो कंपनी के या क्लाइंट के अकाउंटेंट होते हैं, उन्हें इन्वेंट्री पता नहीं कौन सा आइटम होता है इन्वेंट्री में, कौन सा नहीं। बहुत सारे आइटम इन्वेंट्री में होते हैं, वो दिखाते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि इन्वेंट्री है, या कुछ कुछ आइटम इन्वेंट्री है नहीं डाल देते, उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिला ना। तो आपको बताया जाएगा इन्वेंट्री में क्या क्या आइटम्स आते हैं। एक गलती तो ये करते, इन्वेंट्री में गलत आइटम डाल देते, किसी आइटम को आना चाहिए डालते नहीं, किसी आइटम को नहीं आना चाहिए उसको डाल देते। और दूसरा वैल्यूएशन, 10,000 रुपया इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है, 10,000 होना चाहिए, गलती से 12,000 लिख दिया। ना तो उन्हें पता है कि इन्वेंट्री में क्या क्या आता है सही तरीके से, थोड़ा बहुत पता है, और ना ही उन्हें वैल्यूएशन करना आता है। इस चैप्टर में हमारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट को सिर्फ यही सिखाया जाएगा, व्हाट इज इन्वेंट्री, व्हाट आर द आइटम्स इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री एंड हाउ वैल्यूएशन इज डन। ओनली 2 टॉपिक, इन्वेंट्री में क्या क्या आइटम्स आते हैं और हाउ वैल्यूएशन इज डन, एंड दैट्स इट, दिस इज द चैप्टर। अगर ये आप नहीं सीखोगे तो गलती हो जाएगा। तो फर्स्ट है बेटा क्लोजिंग स्टॉक, 10,000 की जगह 12,000 दिखा देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट सही आएगा ना गलत आएगा, बोलो बेटा, गलत आएगा ना, 2,000 रुपया ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा, 2,000, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड है, 10,000 स्टॉक बना बट आपने 12,000 दिखा दिया। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज मोर, योर प्रॉफिट विल बी मोर। समझ में आया? यस, इसलिए योर दिल शुड मांगे मोर, सर और सिखाओ,
दैट मेक्स डिफरेंस बिटवीन अदर अकाउंटेंट एंड सीए। और बैलेंस शीट में स्टॉक का वैल्यू 10,000 होना चाहिए, आपने 12,000 लिख दिया तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन भी ज्यादा दिखेगा, है नहीं 12,000 का माल आप दिखा रहे हो। सिमिलरली 10,000 स्टॉक था, 9,000 भी तो दिखा सकते ना, गलती। तो 9,000 अगर क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, इनकम साइड कम दिखाएंगे ना, तो आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, कम, प्रॉफिट भी कम, और फिर फाइनेंशियल पोजीशन भी कम जाएगा। ये दो गलती ना होए इंडिया में, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को जिम्मेदारी दिया जा रहा है कि आप लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन फाउंडेशन में भी सीखेंगे, इंटर में भी सीखेंगे, फाइनल, ये चैप्टर तीनों लेवल पे मिलेगा। मैं आपको फाउंडेशन पे इतना स्ट्रांग बना दूंगा कि मेरी बातें आपको फाइनल तक याद आएगी, बट पढ़ना आपको तीनों लेवल पे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने समझ गया इन्वेंट्री वैल्यूएशन का इंपॉर्टेंस इन योर लाइफ। या इफ इन्वेंट्री देयर इज सम मिस्टेक इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बिजनेस का रिजल्ट भी रॉन्ग हो जाएगा एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन भी। इसलिए सीए इंस्टीट्यूट ने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बना दिया, AS2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में लिख दिया, सुनो 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 भारतवासियों, इन्वेंट्री का मतलब ये होता है, इन्वेंट्री में ये सारे आइटम्स आएंगे, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन ऐसे करना। AS2 बना दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जिसमें डिफाइन किया गया है कि आपको इन्वेंट्री में यही आइटम रखना है, और जिसमें बता दिया गया है कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना है। क्योंकि पूरे भारत में कोई भी अकाउंटेंट इन्वेंट्री का कुछ काम करेगा, उसमें यही आइटम्स आना चाहिए, दूसरे आइटम्स नहीं आना चाहिए। जहां यहां पे जिस जिन आइटम का नाम लिखा वही आना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटेंट लोग अपने हिसाब से, अपना दिमाग मेंटोस खाकर अपने हिसाब से काम करने लगता है, गलती करते रहता है। गलती ना होए, वन इंडिया वन सिस्टम, पूरे भारत में एक ही सिस्टम होना चाहिए। तो जो गुवाहाटी के चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसे इन्वेंट्री बोलेंगे, कश्मीर के चार्टर्ड अकाउंटेंट, गुजरात के चार्टर्ड अकाउंटेंट, साउथ के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी उसी को इन्वेंट्री बोलेंगे, कोई डिफरेंशिएट नहीं आएगा। इसके लिए क्या बना दिया गया बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। तो विच एस डील्स विथ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो पहला पॉइंट हो जाएगा AS2। डन। तो धीरे धीरे लिखना शुरू करेंगे अपने कॉपी में। हेडिंग दे देंगे चैप्टर का नाम, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ब्रैकेट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ब्रैकेट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। पॉइंट नंबर 1, inventory valuation is very important because it affects result as well as financial position of business. Inventory valuation is very important because it affects result of business as well as financial position, result of the business as well as financial position. Result of the business as well as financial position. देखेंगे रिजल्ट को किस तरह से अफेक्ट करता है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक अगर करेक्ट वैल्यू 10,000 है और कोई अकाउंटेंट ने 12,000 लिख दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक तो ओवर वैल्यूड हो गया। कितना ओवर वैल्यूड हो गया, 2,000। और इनकम साइड है बेटा, इनकम साइड क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा दिखा देंगे ना बेटा, आपका बिजनेस का प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जिनका फर्स्ट डे फर्स्ट शो है, ओके। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो जाने से बिजनेस का
प्रॉफिट भी ज्यादा। बोर्ड पे दिख रहा है क्या? इफ क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, प्रॉफिट विल बी मोर, प्रॉफिट विल बी मोर, प्रॉफिट विल बी ओवर स्टेटेड। डन बेटा? लास्ट में समझ में आ रहा है? अगर क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और पता है इतना ही नहीं, ये क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर सपोज ये 2022 है, 22 का क्लोजिंग स्टॉक 23 का क्या बन जाता है बच्चा लोग? टू ओपनिंग स्टॉक। फिर 10,000 के जगह पे आप 12,000 लिख देते। ये एक्सपेंसेस साइड है। कौन सा साइड? एक्सपेंसेस। आप क्लोजिंग स्टॉक गलती करते हैं तो 2 साल का प्रॉफिट इफेक्ट होता है, करेंट ईयर का प्रॉफिट ज्यादा दिखा क्या? और नेक्स्ट ईयर उसे हम लोग किधर दिखा देते? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ज्यादा होने से प्रॉफिट कम, एक्सपेंसेस ज्यादा होने से प्रॉफिट कम। सो क्या कहेंगे हम? क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा, करेंट ईयर प्रॉफिट ज्यादा, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट कम। ये है गम सीए का। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होने से, बोलो भाई, नया चैप्टर है ना, पुराना चैप्टर से इतना नहीं बोलूंगा मैं, पार्टनरशिप कंपनी में इतना नहीं बोलूंगा, 2-3 बार बोलूंगा। दिस इज न्यू ना, रट ले बेटा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, करेंट ईयर प्रॉफिट मोर, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट लेस। पॉइंट नंबर 2 में पॉइंट नंबर 1 लिख दिया बेटा। इंपॉर्टेंट लिखा ना, दिखाता हूं मैं कितना इंपॉर्टेंट है। फिर इन्वेंट्री आएगा, देख लो, आप मेरे को पहचान लो अच्छा से, नहीं तो बर्बाद कर दूंगा तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। कौन कहता है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। उसलिए ध्यान रखना, और एग्जाम में 10 मार्क्स तक दिला भी दूंगा। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, current year profit more. If closing stock is overvalued, current year profit will be more, है ना बेटा? प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहेगा, एंड नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट विल बी लेस। current year profit will be more and next year profit will be less. Done? बेटा ऐसे भी तो हो सकता है, स्टॉक का वैल्यू 10,000 था, स्टॉक का वैल्यू 10,000 था, गलती से 9,000 दिखा दिया। तो बेटा स्टॉक तो इनकम साइड में दिखाते हैं, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा देंगे तो करेंट ईयर का प्रॉफिट कम हो जाएगा, करेंट ईयर का प्रॉफिट कम, और नेक्स्ट ईयर खर्चा कम दिखाएंगे तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट ज्यादा। डन? लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 में ही, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, if closing stock is undervalued, current year profit will be less, current year profit will be less, and next year profit will be more. Current year profit will be less and next year profit will be more. इस पे डायरेक्ट एग्जाम में ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, 2 मार्क्स का। इस नोट नंबर 2 पे ध्यान देना। हम लोग सीख रहे थे इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मैं इसका इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, क्यों हमें बहुत अच्छी तरह से सीखना है। एक तो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम ऑफ बिजनेस, अगर आप किसी भी बिजनेस का इनकम जानना चाहते हो, रिजल्ट, तो स्टॉक सही लिखना पड़ेगा, बराबर ना बेटा? अगर गलती लिखा, या तो ज्यादा लिख दिया या कम लिख दिया, तो प्रॉफिट भी वैसे इफेक्ट होगा। टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑन ए पर्टिकुलर डेट 31 मार्च को
बेटा अगर आप क्लोजिंग स्टॉक गलत लिखोगे तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन भी गलत होएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट सीख लिया, समझ में आ गया व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लाइफ। टू एसरटेन रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, इन्वेंट्री सही चाहिए, चाहिए ना। टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, इन्वेंट्री सही चाहिए, चाहिए ना बेटा। इसके अलावा इन्वेंट्री, ये स्टॉक हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, लिक्विडिटी पोजीशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। क्योंकि जिस बिजनेस में स्टॉक ज्यादा रहता है तो ये समझा जाएगा स्टॉक को हम लोग बेचेंगे, बेचकर बिजनेस में पैसा आएगा। लिक्विडिटी पोजीशन बताता है स्टॉक। तो कोई ज्यादा स्टॉक दिखा देगा, लाइक 10,000 स्टॉक है, कोई 50,000 दिखा देगा, तो बैंक वाले से लोन लेने जाएंगे, बैंक लोन तो 6 महीने में वापस कर देंगे। बैंक हमारा स्टॉक देखेगा, वाओ गुप्ता जी के पास बहुत स्टॉक है, बेचकर पैसा दे देंगे, बैंक हमें लोन दे देगा, बाद में स्टॉक है ही नहीं, बैंक के साथ उलाला हो जाएगा। अरे धोखा हो जाएगा। बैंक ने तो ये सोचा ना कि गुप्ता जी के पास 50,000 का स्टॉक है, 2 3 4 5 महीना में माल बेचेंगे, पैसे आएंगे, हमें दे देंगे। गुप्ता जी ने टोपी पहना दिया, अदानी ने पहनाया, माल्या ने पहनाया, मोदी ने, नीरव मोदी ने, मोदी तो नहीं बोल सकते, नहीं तो अभी सीधा जेल जाना पड़ेगा। नीरव मोदी जी, नीरव मोदी ना, बोलो भाई, हाँ वो उसने पहनाया, सबने तो पहनाया। वो तो देश छोड़ के भाग गए, हम कहाँ जाएंगे, हम तो कहीं नहीं जा सकते, सीधे जेल। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जी पकड़ लेंगे। तो बैंक लोग बोलता भी कि सीए से आप सर्टिफाई करवा के लाइए कि इन्वेंट्री सही है कि नहीं। लोग टोपीबाज होते हैं, पता ही है। इन टोपीबाज को रोकने के लिए भगवान ने आप जैसे सीए क्वालिफाइड को भेजा है। आई डोंट नो आप लोग बाद में चलकर क्या करोगे, बट भेजा तो आप लोग को है कि चेक करो चेक करो। बोले आप लोग अच्छा से पढ़ोगे लिखोगे तभी तो सीए बनोगे ना, आई मीन डैड। नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या होगा, ज्यादा कुछ सोचना मत, आप लोग तो एकदम ऑनेस्ट सीए बनने वाले हो। इट शोज लिक्विडिटी पोजीशन, क्या बेटा, लिक्विडिटी पोजीशन। 3 इंपॉर्टेंस बता रहे कि आपके अंदर एक्साइटमेंट, वाओ इट्स सो इंपॉर्टेंट इन लाइफ। देन आई शो यू व्हाट इज इन्वेंट्री। So inventory valuation is important because for determination of result of the business, for determination of financial position, for determination of liquidity position, और बेटा statutory compliances भी है। statutory compliance है, कंपनीज एक्ट कहता है शेड्यूल 3, जब बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है आपको। बुक नहीं चाहिए, बुक नहीं, बुक नहीं, बुक नहीं, बुक नहीं, घर पे सब कॉपी पे, लिखते लिखते याद होता है ना, एवरीथिंग इज इन कॉपी। सो व्हाई दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। 4 सिग्निफिकेंट क्या बता दिया, डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन और लिक्विडिटी पोजिशन और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। ये 4 रीजंस है जिसके कारण हम लोग इकट्ठा हुए हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ने के लिए। अब हम लोग इन्वेंट्री वगैरह पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 3, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। Yes, importance of inventory valuation. Number 1, determination of result of business, determination of result of business. Number 2, determination of financial position of business, determination of financial position of business. Number 3, liquidity position of business, liquidity position of business. And last, statutory compliance, statutory compliance, statutory compliance. डन। ये 4 रीजन के कारण हमें
स्टेटरी कंप्लायंस मतलब कंपनीज एक्ट, लीगल कंप्लायंस। तो चलो बेटा, अपने 2 पॉइंट पढ़ लिए। नोट 2 बहुत इंपॉर्टेंट था। इन्वेंट्री का वैल्यू अगर ज़्यादा हो गया तो करेंट ईयर का प्रॉफिट ज़्यादा, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कम। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया तो करेंट ईयर का प्रॉफिट ज़्यादा, कम। फाइन, वेरी गुड। तुम लोग बोल ही नहीं रहे, बोलो बेटा। अगर स्टॉक कम हो जाएगा तो करेंट ईयर का प्रॉफिट कम, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट ज़्यादा। रिपीट करो बेटा, याद करना है। 1-2 बार में समझ जाएंगे। आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो ही सीए कर रहे हो, और 5-6 बार मैं बोल के याद करा दूंगा। हो गया। उसके बाद, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट नेसेसिटी सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लाइफ? सर, डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन, और भारत का कानून कहता है। डन। अब आप लोग डर गए, हाँ अब तो ठीक से रखना पड़ेगा, लास्ट वाला तो जेल डाल देगा, कानून का पालन नहीं करोगे तो जेल में चले जाएंगे। अब तो सर डर लग गया। अब तो बताओ इन्वेंट्री में क्या क्या आइटम्स आते हैं बेटा? इन्वेंट्री 2 टाइप के बिजनेस के लिए बता रहा हूं मैं, एक ट्रेडर के लिए और एक मैन्युफैक्चरर के लिए। तो सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरर के पास होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करके सामान बेचता है। ट्रेडर के पास मेनली इन्वेंट्री रहता है गुड्स का, जो परचेज गुड्स करके खरीद के लाता है, परचेज गुड्स टू ट्रेडिंग के लिए लाता है, यही मेनली इन्वेंट्री है। सपोज मेरा फर्नीचर का दुकान है, तो मेरी दुकान में बहुत सारे फर्नीचर पड़े हैं, वो मेरा इन्वेंट्री है। मेरा कपड़े की दुकान है, क्लोथ्स का, तो क्लोथ वगैरह जो पड़ा है ना, वही है बेटा इन्वेंट्री। मेरा प्रोजेक्टर का दुकान है, प्रोजेक्टर्स जो पड़े हैं वो इन्वेंट्री। मेरा किताब बेचने का दुकान है, स्टेशनरी, पढ़ाई लिखाई, पेन, पेपर, बुक्स, कॉपीज, ये सब मैं बेचता हूँ, ये सब मेरे लिए क्या है? इन्वेंट्री। और कुछ पैकिंग मटेरियल्स भी होते हैं, कार्टून्स वगैरह रहते हैं ना, ट्रेडर के पास पैकिंग करके देते हैं, वो भी इन्वेंट्री है। कार्टून्स, पैकिंग मटेरियल होता है ना। मेरा किताब का दुकान है, कोई किताब खरीद के ले जाएगा तो उसको बैग में देता हूँ ना मैं, एक बैग में डालकर या अच्छा से कार्टून में पैक करके, दैट कार्टून एंड ऑल आर इन्वेंट्री। बट मेनली यही है क्या बेटा? गुड्स। मैन्युफैक्चरर्स तो आपको पता ही है, रॉ मटेरियल खरीदता है, रॉ मटेरियल खरीद के प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट बनाकर बेचता है। तो सबसे ज़्यादा रोल चार्टर्ड अकाउंटेंट का मैन्युफैक्चरर्स के पास है। तो मैन्युफैक्चरर्स के इन्वेंट्री में क्या क्या आइटम्स आएंगे? सबसे पहले रॉ मटेरियल। क्या आएंगे बेटा? रॉ मटेरियल। साल के लास्ट में ही चाहिए आपको, 31 मार्च को ही इन्वेंट्री चाहिए, साल भर जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट तो साल के लास्ट में बनता है, बैलेंस शीट। तो साल के लास्ट में जो रॉ मटेरियल है वो है इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोग्रेस, आप लोग वर्क इन प्रोग्रेस का नाम ज़्यादा नहीं सुनते, यहाँ से सुनेंगे। 31 मार्च को आपका काम चल रहा है, इनकम्प्लीट है, अधूरी कहानी है, तो उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। आप जिस फर्नीचर पे बैठे हो, फर्नीचर इंडस्ट्री का बात करता हूं मैं फर्नीचर, मेरा फर्नीचर का इंडस्ट्रीज है, तो मेरे पास क्या क्या रहेंगे? फर्नीचर बनाने के लिए प्लाईवुड चाहिए, टिम्बर चाहिए, सनमाइका चाहिए, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल्स। और 31 मार्च के दिन फर्नीचर आधा बना है, इनकम्प्लीट है, फर्नीचर रेडी हो गया, उस पर माइका वगैरह नहीं लगा, फिनिशिंग नहीं दिया, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। नाम सुना है आप लोगों ने? वाह, वर्क इन प्रोग्रेस। और नेक्स्ट है बेटा फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स, ये 3 तो रहते ही है। फिनिश गुड्स मतलब मैंने फर्नीचर बना दिया, शोरूम में रखा हूं, बिका नहीं है, एकदम रेडी फॉर सेल है, वो बिक्री नहीं हुआ। हो सकता है ना 31 मार्च को स्टॉक रह सकता है ना, ये इतना सारा और भी आएंगे, ये मेन है। तो एक मैन्युफैक्चरर के पास क्या क्या इन्वेंट्री में आएगा बेटा? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। ठीक है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये सब तो रहेंगे ही। और बेटा स्टोर्स एंड स्पेयर्स,
मशीन वगैरह रहता है, मशीन चलाने के लिए कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह रहता है, तो स्पेयर पार्ट्स भी बहुत सारे खरीद के रखा जाता है। फैक्ट्रीज में बहुत सारे मशीन का पार्ट्स खरीद के रखा जाता है। कभी भी वो ऐसे पार्ट्स है ना जो जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ सारी जहाँ यूज होता है। फैक्ट्री में बड़े बड़े मशीन है तो कॉमन जो कुछ कुछ स्पेयर पार्ट्स रहता है बहुत सारा खरीद के रख लेते हैं। आए दिन, एक हफ्ता में, 2 दिन में, 3 दिन में मशीन में कुछ ना कुछ खराब रहता है, पार्ट्स को चेंज करना पड़ता है, लगाते रहते हैं। तो दो टाइप के स्पेयर पार्ट्स होते हैं। एक तो एकदम कॉमनली यूज, कहीं भी यूज हो जाता है, कॉमन आइटम, चालू आइटम कहीं भी सेट हो जाता है, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। जिसको बोलते हैं स्पेयर पार्ट्स रेगुलरली यूज्ड, नॉट स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर मशीन। कोई एक मशीन के स्पेयर पार्ट्स नहीं है, वो जहां तहां यहाँ वहां सारे जहां यूज होता है, कॉमन, मतलब कॉमन कहीं भी यूज हो जाता है, कुछ कुछ ऐसे, वो इन्वेंट्री है। और कुछ कुछ स्पेयर पार्ट्स रहते हैं ना, हम लोग स्पेसिफिक किसी मशीन के लिए रखते हैं, जो जहां तहां यहाँ वहां सारे जहां यूज नहीं होता है, वो उसे फिक्स एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट्स। एग्जाम्पल देते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में फॉर एग्जाम्पल, सही नहीं ऐसे झूठ बोल रहे, 5-6 क्लासरूम है, प्रोजेक्टर सब में लगे हैं, तो प्रोजेक्टर में बल्ब लगा रहता है, लैंप रहता है, लैंप। तो ऐसा लैंप है ना जो हमारा 5-6 प्रोजेक्टर कहीं भी लग जाएगा। किसी भी प्रोजेक्टर में प्रॉब्लम, लैंप खराब, वो प्रोजेक्टर में लगा देंगे, उसे कहते हैं बेटा इन्वेंट्री। क्या कहते हैं? इन्वेंट्री। और एक ऐसा लैंप है सीबीसी प्रोजेक्टर में लगेगा, जो जहां तहां यहाँ वहां सारे जहां प्रोजेक्टर में नहीं लगेगा, तो फिर उसे हम लोग इन्वेंट्री नहीं कहते, उसे हम लोग प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, फिक्स एसेट्स कहते हैं। क्या बेटा? फिक्स एसेट्स। स्पेयर पार्ट्स को लेकर फाइनल तक डिशुम डिशुम होते रहेगा। दो डेफिनेशन है, दो है। एक इन्वेंट्री भी हो सकता है अगर कॉमनली यूज्ड, जहां तहां यहां वहां सब जगह लग जाएगा तो इन्वेंट्री। नहीं, सब जगह नहीं लगेगा, किसी एक पर्टिकुलर एसेट पे ही लगेगा, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? फिक्स एसेट्स। तो आप लोग ये पहला तीन को पकड़ के रखना। मैं आपको एकदम पूरा अल्टीमेट जो होता है सब बता देता हूं, बट पहला 3 नहीं भूलना। मैन्युफैक्चरर्स के पास क्या क्या रहेगा इन्वेंट्री में? रॉ मटेरियल्स, WIP, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ठीक है। स्टोर स्पेयर्स भी रहेगा। अगर कॉमनली, कॉमन है, क्या बेटा? कॉमन, कॉमन यूज के लिए है। कॉमन यूज मतलब, कॉमन यूज मतलब जो जहां तहां यहाँ वहां सारे जहां यूज होएगा। और बेटा यहां भी पैकिंग मटेरियल हो सकता है, बोलो बेटा, सामान वामान बना के पैकिंग करना, वो भी इन्वेंट्री है। और कंज्यूमेबल्स, मशीन चलाने के लिए कुछ कॉटन चाहिए, कुछ 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 लगते रहता है सामान, तो वो सब भी क्या बेटा? इन्वेंट्री। तो आपको ना पूरा प्रॉपर जानना पड़ेगा। अगर आप इन तीनों को डाल देंगे, स्टोर स्पेयर्स को नहीं डालेंगे, तो फिर आपका वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सीए को बढ़िया से समझना है। तो पॉइंट नंबर कौन सा पे आ गए हम लोग बेटा? 4 लिखेंगे। एज पर AS2, as per AS2, inventory of trader is equal to purchase goods. Inventory of trader, inventory of trader में क्या आएगा बेटा? Purchase goods, purchased goods। यस, ट्रेडर के पास ओनली गुड्स आएगा, गुड्स लिख लिया। फिर नेक्स्ट है लिखना विथ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर या फॉर मैन्युफैक्चरर। इसी पॉइंट में फॉर मैन्युफैक्चरर इन्वेंट्री इज इक्वल टू, इन्वेंट्री इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कॉमा WIP, रॉ मटेरियल कॉमा WIP कॉमा फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स, स्पेयर पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, कंज्यूमेबल्स, स्पेयर पार्ट्स, कंज्यूमेबल्स, पैकिंग मटेरियल्स,
loose tools, LOOSE, loose tools. Raw material, WIP, finished goods, spare parts, consumable, packing material, loose tool, etc. ये सारे आएंगे. वर्क इन प्रोग्रेस था बेटा. तो आपका ज्यादा रोल मैन्युफैक्चरर के पास है. देखो इनके इन्वेंट्री में इतने सारे आइटम्स आते हैं. स्पेयर पार्ट्स कभी आता है कभी नहीं आता है. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही समझ सकता है. जो नॉन सीएस है उसे पता ही नहीं चलेगा इसको कहाँ डालेंगे. फिक्स एसेट्स डालेंगे, इधर डालेंगे, कभी उधर डाल देगा, कभी इधर डाल देगा. तो आप जाके आइडेंटिफाई करोगे, बोलेंगे साहब ये स्पेयर पार्ट्स कहाँ है, किसके लिए. नहीं, ये एक स्पेशल मशीन है उसके लिए. तो अब यहाँ नहीं आएगा, वो फिक्स एसेट्स में आ जाएगा. अरे सर ये स्पेयर पार्ट्स ना रोज लगते रहता है, जहां था यहाँ वहां सारे जा. तो भी इन्वेंट्री वो पगलू हो जाएगा. लेकिन क्या सीए लोग है, कभी बोलता है इधर डाल दो, कहीं बोलता है उधर डाल दो. पढ़ा नहीं ना उन लोग एस टू. दैट मेक्स यू डिफरेंस. सो स्पेयर पार्ट्स का दो ट्रीटमेंट हमारे सीए साहब, डिपेंडिंग ऑन उसका कंजम्पशन वो कैसे. आप लोग इंटर पास करने के बाद आर्टिकलशिप में जाओगे, ये सब देखोगे. आप लोग स्टॉक ऑडिट में जाओगे ही जाओगे. ये जो काम मैं अभी बता रहा हूं एकदम पहला काम करोगे. बड़े से गोडाउन में भेज देगा, चलो इन्वेंट्री का ऑडिट करो. ये लोग सब इन्वेंट्री में डाल दिया, ये आएगा ये नहीं आएगा, वो लोग पता नहीं क्या करके रखा है. आप सब सुधारोगे. तो पैकिंग मटेरियल्स भी आएगा, स्पेयर पार्ट्स भी आएगा, बट सिचुएशन देखकर पहला 3 तो रहेगा ही रहेगा. तो बेटा इन्वेंट्रीज में क्या क्या आएंगे, 3 आइटम को कभी मत भूलना. बोर्ड पे देखो. इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स आता है बेटा, बोलो. रॉ मटेरियल्स आता है बेटा, और वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है. तो क्या आंसर लगा देंगे, ऑल ऑफ द अबव. ऑब्जेक्टिव में आ जाना बेटा, पेज नंबर 31 का आंसर क्या होगा. ऑल ऑफ द अबव, डी. डन. नेक्स्ट. प्रॉब्लम नंबर 8. While finalizing current year's profit, आप ऑडिट में गए हैं, करंट ईयर का प्रॉफिट फाइनलाइज कर रहे हैं. कंपनी रियलाइज देयर वाज एन एरर इन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन प्रीवियस ईयर. अंडरलाइन करना, क्लोजिंग स्टॉक में कुछ एरर था लास्ट ईयर. क्लोजिंग स्टॉक में कुछ एरर था. इन प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर, closing stock was valued more by 50,000. Last year closing stock more. पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था, तो पिछले साल का प्रॉफिट ज्यादा, इस साल का प्रॉफिट कम. एनीवन एनी कम? नो. पक्का? जिनका फर्स्ट डे फर्स्ट ऑल वेल, ये आपको 2 मार्क्स दिला सकता है. ट्रू फॉल्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो दिखाओ तो कौन सा आंसर राइट होगा बच्चा लोग. या प्रीवियस ईयर प्रॉफिट ओवर स्टेटेड एंड करंट ईयर प्रॉफिट इज अंडर स्टेटेड. क्लियर. ओके, डन. नोट नंबर कितना पे आ गए बेटा, नोट नंबर कितना पे आ गए, नोट नंबर 5. नोट नंबर 5. अब इसी को पढ़ते पढ़ते हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. नोट नंबर 5 के अंदर ही वैल्यूएशन, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना है. इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते समय कॉस्ट ही होना चाहिए. कॉस्ट, जितना में हमने इन्वेंट्री खरीदा है उसी पे उसका वैल्यूएशन करना चाहिए. से मेरा पेन का दुकान है, मैंने 10 रुपया में पेन खरीदा 10 रुपीज़ पे, मैं बेच रहा हूँ 15 पे. मैंने परचेज किया 10 पे पेन और मेरा सेल प्राइस है 15. तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन बोलता है क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट. किस पे आना चाहिए, कॉस्ट पे.
₹15 मत दिखाओ, आप फ्यूचर में बेचोगे, आज तो नहीं बेच रहे, फ्यूचर में बेचेंगे, तो फ्यूचर में बेचेंगे, प्रॉफिट फ्यूचर में होगा 5, आज नहीं, तो आज आपने 10 में खरीदा, स्टॉक 10 में दिखाओ। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट, मेक प्रोविजन फॉर लॉसेस। प्रूडेंस कंसेप्ट याद है ना, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट, मेक प्रोविजन फॉर लॉसेस। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ये कहता है कि खुशी आपके जिंदगी में आने वाली है, तो खुशी को बोलो नहीं नहीं अभी नहीं, सीए फाउंडेशन पास करने का करो इंतजार। यानी खुशी फ्यूचर में आने वाले, तो नहीं नहीं अभी नहीं, मतलब अभी नहीं आओ, सीए फाउंडेशन पास करने का करो इंतजार। यानी फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, तो नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़ा करो इंतजार। और गम आपकी जिंदगी में आने वाला है, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, फ्यूचर में गम आने वाला है। अरे फ्यूचर में गम आने वाला है तो आज ही दिखा दो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीसिपेट नो प्रॉफिट, खुशी को नहीं नहीं अभी नहीं, मेक प्रोविजन फॉर लॉसेस, मतलब गम है तो आ गले लग जा। डन बेटा। तो ये कंसेप्ट को हमेशा ध्यान पे रखेंगे। 10 का माल है, बेचेंगे 15 में, 5 प्रॉफिट, आज तो नहीं बेचे ना, तो इन्वेंट्री को कॉस्ट पे दिखाते। किस पे बेटा? कॉस्ट पे। इन्वेंट्री इज नेवर एवर वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस बिकॉज देयर विल बी प्रॉफिट ऑफ ₹5 इन फ्यूचर, जब आप बेचेंगे। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, फ्यूचर में बेच के कमाने का प्रॉफिट आज दिखाने का जरूरत नहीं है। बट कभी कभी आपके बिजनेस में बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला का नजर लग गया, आपका प्रोडक्ट खराब हो गया, 9 पे बेचेंगे, 10 में खरीदा, हाय राम बुरी नजर लग गया किसी का, कितना में बेचेंगे? 9 पे। इस राम लॉस होएगा रे, 10 में खरीदा, कितना में? 9 में बेचेगा। तो अभी क्या बोला गम? अगर गम आपके जिंदगी में आने वाली है तो आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, गले लग जा, आज उसे गले लगा लेंगे। तो अगर फ्यूचर में सेलिंग प्राइस कम है तो आज हम लोग कम ही दिखाएंगे वैल्यू। दिस इज कॉल्ड मेक प्रोविजन फॉर लॉसेस। इसलिए इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। मैं सिखाऊंगा आप लोग को कॉस्ट क्या होता है, मैं सिखाऊंगा आपको एनआरवी क्या होता है, क्योंकि सीएस फ्यूचर सीएस आर अंडर ट्रेडिंग। ये क्लास 11-12 की पढ़ाई नहीं है बाबू, ये एकदम फ्यूचर प्रैक्टिकल लाइफ का है। तो अभी आज का पहला पॉइंट, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन। 2 ही तो पॉइंट सीखना है बेटा इस चैप्टर में, इन्वेंट्री में क्या क्या होते हैं और वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन कैसे करेंगे? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बेटा मैं लिखाऊंगा, वेट करना। एनआरवी का मतलब मैं कल सिखाऊंगा, आज छोड़ दो, आज सेल प्राइस समझ लेना। सर सेल प्राइस कम हो सकता है क्या? नॉर्मली सेल प्राइस कम नहीं होता है, सेल प्राइस तो ज्यादा। वो डिफेक्टिव गुड्स, आउटडेटेड गुड्स, जो आउट ऑफ ट्रेंड हो गया सामान, कोई खरीदते ही नहीं है, तो कौन फुल प्राइस में खरीदेगा? डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदेंगे। तो बहुत कम, बहुत रेयरली डैमेज गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स आपके क्लाइंट के गोडाउन में थोड़ा रह सकता है, पड़े पड़े इधर गिर गया, स्क्रैच पड़ गया, कुछ सामान रहते हैं। अगर पूरा दुकान ही एबनॉर्मल गुड्स रहेगा तो मालिक ही एबनॉर्मल गुड्स रहेगा। ऑडिट में मत जाना, वो पगलू है, वो फी देगा नहीं, आपसे फी ले लेगा। कुछ सामान रहता है, पर दुकान में आप जाते हो तो कैसा सामान दिखता है बाबू? एकदम चालिया ना, लाइक यू ऑल। आप लोग वैसे दुकान में जाओगे तो नॉर्मली अच्छे सामान रहते हैं। कैसे सामान? अच्छे सामान। और खराब सामान कुछ एक दो हो सकता है, यस और नो? बहुत कम देखने मिलेगा एनआरवी लोअर। एनआरवी लोअर रहेगा तो जीएस रोड सारे दुकान ही बंद हो जाएंगे, तो हमारा कोचिंग सेंटर भी कैसे चलेगा? ये भी बंद हो जाएगा। खरीदेंगे 10 में, बेचेंगे 9 में, ऐसे होगा तो बेटा उतना दूर से आता है, उसका बस भाड़ा कहां से आएगा? कहां से बताया था बेटा? खाना पड़ा से यहां तक, उसका बस भाड़ा कहां से आएगा? उधर दुकान से सामान बेचेंगे 10 में खरीद के 9 में, तो ट्यूशन फी कहां से देंगे?
किसी की जिंदगी में एबनॉर्मल गुड्स ना आए, एटलीस्ट कोचिंग सेंटर से चलते रहे। बेटा इसे भूलना नहीं, ये 3-5 मार्क्स दिलाएगा आपको, पूरा इसी पे पढ़ाइए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखो बेटा, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। Inventory is valued at cost or NRV whichever is lower. Inventory is valued at cost or net realizable value whichever is lower. ब्रैकेट में कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ब्रैकेट में कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट CONSER या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट CONSER कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट या प्रूडेंस। तो बेटा प्रूडेंस कंसेप्ट ये बोलता है कि एंटीसिपेट नो प्रॉफिट, कंजर्वेटिज्म CONSERVATISM बोर्ड पे है, CONSERVATISM कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। डन बेटा, सेकेंड बेंच डन। इन्वेंट्री इज वैल्यू टू विच वैल्यू बेटा, कौन सा वैल्यू पे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। डन बेटा, क्योंकि इन्वेंट्री तो फ्यूचर में प्रॉफिट दिखाएगा, तो फ्यूचर में प्रॉफिट दिखाएगा तो सेलिंग प्राइस पे नहीं दिखाना है। कभी कभी इन्वेंट्री को फ्यूचर में बेच के लॉस होगा, वो आपको पता चल गया तो आज ही दिखा देंगे कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट पे। डन बेटा, इसमें बातें करने हैं और भी। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट पे आएगा बेटा। एग्जाम्पल देखना, इसके अंदर ना कुछ और नोट्स होंगे। आप ऑडिट में गए हैं, इन्वेंट्री का कॉस्ट है 10,000 और उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू बेच के मिलेगा 12,000, तो आप वैल्यूएशन क्या दिखाएंगे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, 10,000 आपको दिखाना है। डन बेटा, एग्जाम्पल 1 कॉपी कर लीजिए। कॉस्ट 10,000, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 12,000, वैल्यूएशन 10,000। being lower डन। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखेंगे, एनआरवी भी 10,000 और कॉस्ट भी 10,000, तो आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन क्या दिखाएंगे, 10,000। एग्जाम्पल नेक्स्ट लिखते चलना, कॉस्ट 10,000, एनआरवी 10,000, वैल्यूएशन विल बी 10,000। लिख लिया। और थर्ड एग्जाम्पल, कॉस्ट 10,000, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 9,000। नेक्स्ट क्लास में मैं सिखाऊंगा कॉस्ट और एनआरवी क्या होता है। कॉस्ट 10,000, एनआरवी 9,000, वैल्यूएशन क्या होएगा 9,000, बीइंग लोअर। डन। इसमें देखो आपका लॉस होगा, आपने माल खरीदा 10,000 में, मैं दिखाता हूं ट्रेडिंग अकाउंट, आपने परचेज किया 10,000 में, किया ना, और माल बेचा नहीं, क्लोजिंग स्टॉक पे दिखा रहे 9,000, तो आपका लॉस हो गया ना बेटा, बाई ग्रॉस लॉस, याद है बेटा कितना, 1,000। आपको मैं सिखाऊंगा ये फाइनल अकाउंट पे। तो ये लॉस अभी नहीं हुआ, फ्यूचर में होगा, 9,000 में बेचेंगे तब, बट कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट पे अभी दिखा देते हैं, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट मेक प्रोविजन फॉर लॉसेस। ये जो माल हमारे गोडाउन पे है ना, ये हमारा 1,000 का नुकसान करवाएगा फ्यूचर में, आज ही दिखा दिए। डन बेटा,
तो सर एनआरवी कम रहेगा, बेच के कम मिलेगा, तो दुकानदारी कैसे चलेगा? स्टाफ का सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, मालिक का घर का खर्चा, उनके परिवार का चुन्नू मुन्नू का खर्चा, वाइफ का चलगोरी का खर्चा, मोबाइल फोन, ये सब कहाँ से आएगा सर? नो बेटा नो, एनआरवी नॉर्मली लोअर नहीं रहता है, एनआरवी हमेशा हायर रहता है। इन केस ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, outdated goods, abnormal goods, NRV will become lower. बट अच्छे सामान का NRV तो हमेशा आसमान छूता है। बिजनेसमैन लोग तो इतना प्रॉफिट कमाता है, क्या बोलूं यारो, तभी तो आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखता है। तो इधर ही लिखेंगे इसी नोट नंबर 5 के अंदर ही, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स cost is always lower. In case of normal goods, cost is always lower, that is NRV is higher. In case of normal goods, cost is lower, that is NRV is higher. Done. But in case of defective goods, defective oblique damaged oblique abnormal goods, in case of defective goods oblique damaged goods oblique abnormal goods, NRV becomes lower. NRV क्या बन जाता है बेटा? लोअर। अच्छे सामान का हमेशा कॉस्ट कम, सेलिंग प्राइस ज़्यादा, बट खराब सामान का हो सकता है एनआरवी कम, कॉस्ट ज़्यादा, लॉस में बेचना पड़ सकता है। डन बेटा। अब सुनेंगे, मेरा दुकान पे मैं बुक्स भी बेचता हूँ, कॉपी भी बेचता हूँ, दो अलग अलग सामान। बुक्स भी बेचता हूँ, बुक्स और कॉपी भी बेचता हूँ। तो बेटा बुक्स और कॉपी एक ही है ना, अलग अलग है ना? तो AS2 क्या बोलता है? मेरी दुकान में बुक्स है 10,000 कॉस्ट, उसका NRV है 15,000। तो AS2 बोलता है कि पहले बुक का वैल्यूएशन करो अलग से, बुक का पहले इन्वेंट्री वैल्यूएशन करो। बुक और कॉपी, पेन, पेपर बेचता हूँ, पेंसिल बेचता हूँ, सब अलग अलग सामान, सबका अलग अलग वैल्यूएशन करो। बुक्स का अलग देखो, तो बुक्स का कॉस्ट कितना है, एनआरवी कितना है? 15,000। आजकल लोग किताब खरीदना छोड़ दिए, ऑनलाइन मिल जाता है नेट पे, उसी से काम चल जाता है। बीकॉम पे आपको तो पता ही होगा, अभी बीकॉम तो गए नहीं हो, जो बीकॉम है उनको पता ही है क्या जो बुक खरीदते होंगे, बोलो भाई। तो बीकॉम के जो बुक शॉप दुकान है, उन लोग तो बुक खरीद के रखता होगा बेचने के लिए, बिकेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स है बुक खरीदते ही नहीं, आजकल काम चला लेते कहीं ना कहीं से। एम आई राइट? हाँ यस। तो देखो एनआरवी कम हो गया, 10,000 में खरीदा था, अब 9,000 मिलेगा बेचकर, तो व्हाट्स द वैल्यूएशन? बोलो बेटा 9,000। कॉपी तो लिखना पड़ता है भाई। 7,000 में कॉपी खरीदा था, उसे बेचेंगे 8,000 पे, तो कॉपी का वैल्यूएशन क्या करेंगे? बोलो बेटा 7,000। तो टोटल इन्वेंट्री कितना हो जाएगा? 16,000। डन। AS2 बोलता है कि इस तरह से शॉर्टकट मत मारना, क्योंकि न्यू जनरेशन ना थोड़ा शॉर्टकट मारना चाहता है, फटाफट कर ले, बेटा वैसे मत करना। 10 और 7 कितना हो गया? 17। और 9 और 8 कितना हो गया? 17। तो हम लोग 17,000 स्टॉक दिखा देंगे। दिस इज रॉन्ग। AS2 बोलता है कि कोई बुक खरीदने आया, भैया बुक नहीं है, कॉपी ले जाओ। ऐसे करते क्या? कोई कॉपी खरीदने आया, कॉपी है कोई गॉल, किताब लो इसवा, ऐसे होता है क्या? इंटरचेंजेबल है क्या? बोलो ना बेटा। मैं पेपर भी बेचता हूं, मैं पेन भी बेचता हूं, पेंसिल भी बेचता हूं,
भैया पेंसिल चाहिए, सो सॉरी बेबी पेंसिल खत्म हो गया, पेन ले जाओ ना। देखो पगलू दुकानदार है, ऐसा होता है क्या? कोई फिर दुकान ही बंद हो जाएगा। तो पेन के जगह पेंसिल, पेन के जगह पेपर, बुक के जगह कॉपी तो इंटरचेंजेबल नहीं है। तो एस टू बोलता है कि ये कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट और एनआरवी शुड बी डन आइटम वाइज। कैसा वाइज? आइटम वाइज, या ग्रुप ऑफ आइटम, पूरा ग्रुप वाइज चलो। बुक्स तो बुक्स बुक्स बुक्स, और कॉपी तो कॉपी कॉपी कॉपी, पेन तो पेन पेन पेन, पेंसिल तो पेंसिल पेंसिल पेंसिल। ऐसे नहीं, हमारे दुकान का बुक्स का कॉस्ट इधर आओ, कॉपी का कॉस्ट आप भी इधर आओ, पेपर का कॉस्ट आप भी इधर आओ, पेंसिल का कॉस्ट आप भी इधर आओ, पेन का कॉस्ट इधर आओ, पांचों इधर खड़ा हो एक साथ। हमारे सबका एनआरवी भी खड़ा हो इधर। फिर इसके तोल मोल के बोल ऐसे नहीं, ओवरऑल दुकान का कॉस्ट और दुकान का एनआरवी नहीं देखना है। इट शुड बी डन ग्रुप ऑफ आइटम, आइटम वाइज। कैसे बेटा? आइटम, बुक 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 का अलग कॉस्ट और एनआरवी, कॉपी 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 इसका अलग अलग। तो बेटा ये ध्यान देना है आपको अच्छी तरह से। पॉइंट नंबर 5 में बता रहा हूं, द कंपैरिजन बिटवीन कॉस्ट एंड एनआरवी शुड बी मेड आइटम बाय आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम, नॉट ऑन ओवरऑल बेसिस। तो उसी नोट नंबर 5 में द कंपैरिजन बिटवीन कॉस्ट एंड एनआरवी शुड बी मेड, नोट नंबर 5 पे लास्ट पॉइंट है, द कंपैरिजन फॉर कॉस्ट और एनआरवी, the comparison for cost or NRV should be made item wise oblique group of item wise oblique group of item, but not on overall basis, the comparison between cost and NRV should be made आइटम वाइज और ग्रुप ऑफ आइटम, बट नॉट ऑन ओवरऑल बेसिस। डन। ये जो नीचे दिखा है ना 17 वैसे नहीं। समझ में आ गया ना? मैं इसी को ये फिगर चेंज कर देता, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। यहाँ तो 7 ही आएगा ना? कितना बेटा? और ये कितना? 20,000। ये नॉट अलाउड। समझा बेटा? बुक बुक अलग होता है, कॉपी कॉपी अलग होता है। क्लियर? इस पे मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, 3 to 5 मार्क्स मिल सकता है एग्जाम पे। एक बार इसे छाप लो। डन। ग्रुप वाइज, आइटम वाइज, नॉट ऑन ओवरऑल बेसिस। आपके दुकान का सारा सामान का कॉस्ट और सारा सामान का एनआरबी नहीं देखना है। डन? ठीक है ना? आगे इस पे एक क्वेश्चन कराने चाह रहा हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 22। पेज नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 22। द कंपनी डील्स इन 3 प्रोडक्ट्स XYZ। आपके दुकान में 3 प्रोडक्ट्स है XYZ।
विच आर नाइदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल। वो सिमिलर नहीं है और इंटरचेंजेबल भी नहीं है। ऐसा नहीं कि शुभम बेटा एक्स मांगने आएगा तो मैं वाई दे दूंगा, वाई मांगने आएगा तो जेड दे दूंगा, ऐसा नहीं, सब अलग अलग। एट द क्लोजिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर 4-5 हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बेटा कल हम लोग मिलेंगे ना, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे चर्चा करेंगे और कॉस्ट पे। क्लोजिंग स्टॉक आइटम नंबर एक्स का कॉस्ट बता दिया 40 लैक्स, गोडाउन पे माल है, कॉस्ट बता दिया 40 लैक्स और नेट रियलाइजेबल वैल्यू बता दिया 28 लाख। और सिमिलरली वाई का जेड का व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तो बताइए। तो बेटा आइटम एक्स का कॉस्ट है 40 और एनआरवी 28, क्या लिखेंगे हम 28 और वाई का 32, जेड का 16, 76। डन बेटा। इसके इंस्टीट्यूट आपको 3 to 5 मार्क्स देगा। तो मैट पे जगह है ना, वहीं पे लिख लेना बुक में ही लिख लेना, जगह है ना। आंसर किस तरह से लिखेंगे, बुक में ही लिखो एज पर एज टू अपने बुक में ही लिख लो। एज पर एज टू इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट, एज पर एज टू इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट cost or NRV whichever is lower. Inventory is valued at cost or NRV whichever is lower. Full stop. Value of closing stock. Value of closing stock will be, दो घर बना देना, एक आइटम्स और एक वैल्यू, 2 कॉलम्स बना देना, एक आइटम्स का और एक वैल्यू का। वैल्यू में ना रुपीज इन लैक्स लिखना, हाँ लैक्स में है ना बेटा, रुपीज इन लैक्स। 2 घर बना देना, एक आइटम्स का, आइटम एक्स का क्या बताया आप लोगों ने 28, वाई का 32, जेड का 16, सबको जोड़ के 76। डन। तो चलो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे। सिंस ये नया चैप्टर है आपके लाइफ में, उसको बार बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट 2 एंगल से, एक तो रिजल्ट ऑफ द बिजनेस और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन। और व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इन आवर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लाइफ, determination of result of the business, financial position, liquidity position, statutory compliances। वाओ इतना सारा प्रॉब्लम है। तो बताइए गुरुजी, बताइए इन्वेंट्री में क्या होता है। ट्रेडर्स के लिए ओनली गुड्स होता है और पैकिंग मटेरियल्स भी हो सकते हैं, बट मैन्युफैक्चरर्स के लिए तो भर भर के होता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टोर स्पेयर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स, लूज टूल्स, पैकिंग मटेरियल्स, कार्टून्स वगैरह। तो इन्वेंट्री ज़्यादा कहाँ रहता है, ट्रेडर न मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर। तो सीए को ध्यान कहाँ ज़्यादा देना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर। पैसे भी कहाँ से ज़्यादा मिलेंगे, मैन्युफैक्चरर। हाँ आप लोग का ध्यान उधर ही जाता है जहाँ पैसा दिखता है। ओके और क्लासरूम से बाहर तो ध्यान कहीं और जाता होगा, क्लासरूम में तो उधर ही ध्यान जाएगा ना जहाँ पे पैसा दिखेगा। बाहर भी जाके ना पैसे ही पैसा सोचना है तो पढ़ाई का मन करेगा, खूब पढ़ना है, खूब पैसा कमाना है, बहुत अमीर बनना है, एकदम जल्दी से करोड़पति बनना है, करोड़ों में बात करना है। हाँ बेटा बहुत जल्दी सीए लोग करोड़पति बन जाते हैं, बस एक बार में पास हो जाओ। तो चलो अब ये भी पता चल गया। इन्वेंट्री का रॉन्ग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस में कुछ थोड़ी ना होता है। अरे होता है सर, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा, करंट ईयर प्रॉफिट ज्यादा, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट कम, क्लोजिंग स्टॉक कम, करंट ईयर प्रॉफिट कम, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट ज्यादा। ओके
और फाइनेंशियल पोजीशन तो गड़बड़ होता ही है, तो छोड़ ही दो। तो सर समझ में आ गया। तो किस तरह से वैल्यूएशन करना है, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। सर लोअर क्यों, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, जो इन्वेंट्री आपके पास है उससे आप ज्यादा दाम में फ्यूचर में बेचेंगे, आज प्रॉफिट नहीं दिखाना है उसलिए कॉस्ट, हाँ कम दाम में बेचेंगे तो आज एनआरवी दिखा देंगे। सर कभी एनआरवी कम थोड़े ना होता है, नहीं कभी नहीं होता है। वो डिफेक्टिव गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स के केस में ही क्या हो सकता है बेटा, कम हो सकता है। डन। और ये किस तरह से कंपैरिजन करेंगे सर, हम लोग किस तरह से कंपैरिजन करेंगे, आइटम वाइज, ग्रुप ऑफ आइटम, नॉट पूरा दुकान वाइज। डन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट एनआरवी एंड हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट। ये करते करते हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। आज का सुहाना सफर यहीं समाप्त हो रहा है।